हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी सेंटर पर। मैं चैतन्य कुमार आपके लिए लेकर आया हूं फिर से एक नया टॉपिक। मित्रों, पिछले वीडियो जब मैंने डाला था उसमें बहुत सारे बच्चों का यह कहना था सर अर्थव्यवस्था जो है ना क्वेश्चन बैंक है, कुछ इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन बैंक है उसका कुछ सोल्यूशन कराया जाए ताकि एग्जाम में उसका लाभ हमें मिल सके। तो आज हम सोचे क्यों ना इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हम वैसे प्रश्न पे चर्चा करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार प्रतियोगिता में अंतर बताइए। ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हम ऐसे प्रश्नों का चयन क्यों किए हैं, यदि आपका इकोनॉमिक्स तैयारी अच्छा नहीं हुआ है तो आप जैसे आप एक चीज बताते हैं आपको, क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आप कम समय देकर भी अच्छा मार्क्स ला सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर हम वैसे प्रश्नों को चयन कर ले और आपके लिए अगर वीडियो बना दे तो आप कम समय में अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो। और यह प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर यह प्रश्न पूछा गया है और इसके उत्तर में कुछ खास दम नहीं है, बस समझने की फेर है। थोड़ा सा अगर हम समझ लेंगे तो 100% आप इससे जितने मार्क्स, अगर 2 मार्क्स से पूछेगा तो 2 मार्क्स, 5 मार्क्स का पूछेगा तो 5 मार्क्स, जितने मार्क्स का पूछेगा उतने मार्क्स आप आसानी से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार में क्या अंतर है। चलिए हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। एक्चुअली होता है क्या ना, ग्राफिक जो है ना बहुत बेहतर से बच्चों को समझ में आता है, तो हम ग्राफिक विधि के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए चलिए बताते हैं आपको हम। ये 2 सर्किट मान लीजिए, एक है पूर्ण प्रतियोगिता, एक क्या है, एक बाजार क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता, और एक क्या है, एकाधिकार प्रतियोगिता। एकाधिकार प्रतियोगिता, ये दोनों बाजार का क्या है, प्रकार है। अब समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार प्रतियोगिता में क्या अंतर है, दोनों के बीच वैसे कौन कौन से डिफरेंस है जो आपको जानना जरूरी है, और उसे एग्जाम में जब ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो आपके लिए जो है ना वह लिखना आसान हो जाए। सबसे पहले देखिए, शब्द को पढ़ने का प्रयास कीजिए, शब्द से ही इसका अर्थ आपको निकल जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता का कहने का मतलब है कि वह सभी तरफ से वो क्या है, खुला हुआ है, ठीक है, यानी उनमें प्रतियोगिता की भावना होगा। क्या होगा, प्रतियोगिता की भावना है, जहां प्रतियोगिता आएगा। अच्छा एक बात बताइए हमें, क्या एक व्यक्ति अकेले प्रतियोगिता कर सकता है, किससे करेगा, खुद से तो नहीं कर सकता ना। प्रतियोगिता के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना जरूरी है। अर्थात इस बाजार में भी हम बोल दें कि यहाँ इस बाजार में भी क्या ना, जहां पूर्ण प्रतियोगिता बाजार दिखेगा वहां आप देखते जाइए क्या क्या अंतर होता है। एक विक्रेता, एक तो विक्रेता की संख्या क्या होगी, विक्रेता की संख्या अनेक, विक्रेता की संख्या क्या होगी, अनेक होगी। कोई भी व्यक्ति उसमें विक्रेता का रोल निभा सकता है। दूसरा उत्पादनकर्ता, की संख्या अनेक। यहां देखेंगे, एक तो विक्रेता क्या होगा, विक्रेता एक से अधिक होगा, ठीक है, यानी अनेक होंगे। दूसरा क्या है, उत्पादनकर्ता एक से अनेक होंगे, अर्थात कोई भी फॉर्म, कोई भी उद्योग, कोई भी फैक्ट्री के मालिक उसमें उत्पादन कर सकता है। तीसरा क्या होगा, बाजार में प्रवेश,
निकास, यानी किसी भी बाजार में प्रवेश करना और निकास करना, यानी उससे निकलना। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो क्या? निकलना। यह दोनों आपके लिए क्या है? आसान होता है। यानी कोई भी व्यक्ति किसमें? पूर्ण प्रतियोगिता में। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, दूसरा उत्पादन करने वाले की संख्या अधिक होगी, फर्म की संख्या, और प्रवेश तथा निकास, यह भी उसमें क्या होता है? निकास को बहिर्गमन भी बोलते हैं, बहिर्गमन भी आप कर सकते हैं। यानी आसानी से उसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी उद्योगकर्ता उसमें प्रवेश कर सकता है, और कोई भी अपने मर्जी से, मान लो कि हमें अगर रक्सौल में हमें क्या करना है, रक्सौल एक शहर है, या फिर दिल्ली या मुंबई, कोई भी शहर आप ले सकते हो, जहां क्या अगर हमको बिजनेस करना है तो हम उस बाजार में क्या कर सकते हैं? प्रवेश कर सकते हैं, और यदि हमें उसमें लाभ नहीं दिखेगा तो हम आसानी से निकल सकते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं किसमें? पूर्ण प्रतियोगिता में। ठीक है, अब देखते हैं कि एकाधिकार में क्या होता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ एकाधिकार, यह दो शब्द से बना है, एक तो एक, दूसरा है अधिकार, यानी जिसमें एक का अधिकार हो। एक का अधिकार शब्द से आपको क्या समझ में आ रहा होगा? जिस बाजार में केवल एक ही फॉर्म, ठीक है, याद रखिएगा, ये फॉर्म का मतलब होता है उद्योग, अर्थात कोई एक ही फॉर्म हो, निर्माण, आप इसको बोल सकते हैं निर्माता, एक ही निर्माता हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? एकाधिकार। साथ ही साथ इसमें विक्रेता भी कितने होते हैं? एक होते हैं। विक्रेता क्या होंगे? एक होंगे। फॉर्म का, उद्योग का, या निर्माता, निर्माता आप बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो? उत्पादनकर्ता। उत्पादनकर्ता भी कितने होंगे? बिल्कुल एक ही होंगे। तो आप सोच सकते हैं जहां फॉर्म या निर्माता और विक्रेता ये दोनों एक है, यानी कोई एक व्यक्ति ही बाजार के मूल्य को क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है। इसमें एक व्यक्ति बाजार मूल्य को प्रभावित कभी नहीं कर सकता। यानी आप इसमें एक चीज और याद रखेंगे कि बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। यानी एक व्यक्ति द्वारा, किसके द्वारा? एक व्यक्ति द्वारा बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। लेकिन चूंकि इसमें क्या है? एक ही व्यक्ति का अधिकार है, एक ही व्यक्ति निर्माता है, एक ही व्यक्ति विक्रेता है, तो इसमें जो है ना, हम बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा बाजार मूल्य को प्रभावित किया जा सकता है। यानी इसमें कोई एक व्यक्ति बाजार मूल्य को क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है, उसमें प्रभावित नहीं कर सकता। यानी आप एक एक करके समझे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विक्रेता कितने? अनेक होंगे। उत्पादनकर्ता कितने होंगे? अनेक होंगे। इसमें प्रवेश और निकासी, ठीक है, दोनों क्या है? आसान है, सरल है, और क्या है? इसमें उत्पादन करने वाले कोई भी एक व्यक्ति के द्वारा बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें याद रखिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? विक्रेता को विक्रेता से, किसको? विक्रेता को विक्रेता से, आप समझ लीजिए, विक्रेता को विक्रेता
से। और किसको आप समझ लीजिए, क्रेता और क्रेता के बीच, साथ ही साथ और क्या, क्रेता और विक्रेता के बीच। यानी इसमें होता क्या है, विक्रेता और विक्रेता के बीच, क्रेता और क्रेता के बीच, या फिर क्रेता और विक्रेता के बीच। ठीक है, आप इन सभी के बीच में एक प्रतियोगिता होता है। ठीक है, यानी वहां हर व्यक्ति अपने वस्तु को बेचने के लिए तैयार रहता है, तो निश्चित ही जब एक से अधिक विक्रेता है तो एक से अधिक विक्रेता होगा तो आपस में क्या होगा, प्रतियोगिता निश्चित ही है। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतियोगिता नहीं होता है। इसमें क्या बोलेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का प्रतियोगिता नहीं होता है। चलिए, तो यह जितना अंतर आपको बताया गया, ये सभी अंतर आपको समझ में आया होगा। हम एक बार फिर से इसको दोहरा देते हैं। देख लीजिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेताओं का संख्या अधिक होता है, इसमें विक्रेता एक ही होते हैं। उस पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादनकर्ता की संख्या एक से अधिक होता है, यानी अनेक होता है। इसमें फर्म, उद्योग, निर्माता, उत्पादनकर्ता एक ही होते हैं। इसमें प्रवेश और बहिर्गमन दोनों आसान होता है। इसमें हम गवर्नमेंट के साथ क्या करते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, और किसी भी बाजार को क्या कर लेते हैं, उसमें हम अगर कोई काम कर रहे हैं, अपना वस्तु को बेच रहे हैं, तो कोई अन्य फॉर्म वाला या फिर निर्माता उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए हम गवर्नमेंट से क्या करते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता के बीच, विक्रेता के बीच और क्रेता तथा विक्रेता के बीच, इन सभी के बीच में एक प्रतियोगिता देखने को मिलता है, और इसमें ऐसा कोई प्रतियोगिता नहीं होता है। साथ ही साथ पूर्ण प्रतियोगिता में एक व्यक्ति द्वारा बाजार मूल्य को कभी प्रभावित नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक से अधिक विक्रेता होता है। आप अगर किसी वस्तु के मूल्य को बढ़ाइएगा तो व्यक्ति दूसरे से खरीद लेगा, तीसरे से खरीद लेगा, ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं आपके पास। लेकिन जहां एकाधिकार होता है उसमें एक व्यक्ति द्वारा जो है इसमें किसी भी प्रकार का प्रतियोगिता नहीं। हाँ, इसमें क्या होता है ना, कोई एक व्यक्ति, यहाँ देखिए, यहाँ हमने लिखा है एक व्यक्ति द्वारा बाजार के मूल्य को प्रभावित किया जा सकता है। अब एक ही विक्रेता है, वस्तु का मूल्य अगर बढ़ा दिया तो निश्चित ही आप उसके वस्तु को ही खरीदेंगे, आप दूसरे वस्तु का ऑप्शन है नहीं। इसमें स्थानापन्न वस्तु की ऑप्शन होती है, इसमें कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होता है, इसलिए इसे एकाधिकार बाजार कहते हैं और इसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। आप इस प्रश्न को क्या कीजिए, नोट कीजिए, फिर हम दूसरा प्रश्न आपको बताते हैं। चलिए, उम्मीद है पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरे प्रश्न के साथ आ गए हैं और दूसरा प्रश्न आप समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा प्रश्न आपका है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर में अंतर बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसको आप ध्यान रखेंगे और आसानी से बना लेंगे। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर है? सबसे पहले आप इसको दो भाग में बांट कर भी बना सकते हैं या फिर ऐसे ही बना सकते हैं। आइए, क्योंकि ग्राफी विधि आसान होता है, हम लोग ग्राफी विधि से समझते हैं। ठीक है, उसी के इर्द गिर्द यह भी जो है घूमता रहेगा। एक तरफ आप लिख दीजिए क्या, प्रत्यक्ष कर, दूसरे सर्किल में क्या लिखेंगे, अप्रत्यक्ष कर। आइए समझते हैं कि क्या है। प्रत्यक्ष कर वह कर है जो किसी व्यक्ति, जिस व्यक्ति पर भी यह लगता है
वह उसी व्यक्ति को चुकाना पड़ता है। यानी आप इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एक एक करके, कि यह कर जिस व्यक्ति पर लगता है उसे ही चुकाना पड़ता है। यानी आप एक तो यह समझ लें कि जिस व्यक्ति पे यह कर लगा दिया गया उसी व्यक्ति को इसे चुकाना होगा। आप सोचेंगे कि इस कर को हम न चुकाकर हम दूसरे व्यक्ति से चुका दें, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन अप्रत्यक्ष कर में ऐसा ऑप्शन है, और अप्रत्यक्ष कर क्या है, यह जिस व्यक्ति पर लगता है वह खुद या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा चुकवा सकता है। यानी वह चाहे तो खुद चुका ले, या चाहे तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा क्या कर दे, उसकी भरपाई कर दे। यानी इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। इसमें जिस व्यक्ति पे लगता है वह खुद व्यक्ति, वही व्यक्ति इसको क्या कर सकता है, चुका सकता है। इसको जो है यानी इसको टाला नहीं जा सकता। आप क्या लिख लो, इसमें एक चीज और लिख लो, इस कर को टाला नहीं जा सकता है। यानी इसमें किसी दूसरे व्यक्ति पे हम इसको नहीं डाल सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसे टाला जा सकता है। इतना समझ में आया कि यह जिस व्यक्ति पे लगता है उसे ही चुकाना पड़ता है, यह जिस व्यक्ति पे लगता है वह खुद अथवा किसी अन्य या अन्य व्यक्ति के माध्यम से वो चुका सकता है। इस कर को अर्थात टाला भी जा सकता है, इस कर को टाला नहीं जा सकता। आइए तीसरा क्या है, तीसरा इसका कंडीशन देखते हैं। तीसरा आप बोल सकते हो कि इस कर को यानी प्रत्यक्ष कर को क्या किया जा सकता है, इस कर में, आप ऐसे मत लिखो, आप ऐसे लिख लो, ठीक है, ज्यादा बेहतर होगा। आय में वृद्धि के साथ कर में वृद्धि होता है। क्या लिख सकते हैं, आय में, यानी प्रत्यक्ष कर क्या है, आय में जैसे वृद्धि होगा, आय में वृद्धि के साथ साथ कर में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। लेकिन अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है, यह आय में वृद्धि के साथ, आय में वृद्धि के साथ कर में वृद्धि नहीं होता है। यानी आप बोल सकते हो तीसरा कॉलम में क्या, कि इसमें आय में वृद्धि के साथ कर में वृद्धि नहीं होता। आ जाइए इसका चौथा देख लेते हैं। यानी आप इसमें बोल सकते हो, इसका उदाहरण दीजिए सर, उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। आप बोल सकते हो कि इसमें क्या हो सकता है, आयकर, और क्या हो सकता है, संपत्ति कर,
इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसमें चौथा देख लो, इसमें चौथा क्या हो सकता है, सीमा शुल्क, या फिर निगम शुल्क। यानी इसमें भी आपको 4 पॉइंट मिल गया, इसमें भी 4 पॉइंट मिल गया। आपको समझ में आया होगा कि यह है क्या, और आसानी से आप इससे जो है मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। समझो, एक बार फिर से समझो, अप्रत्यक्ष कर तथा प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर है। आप देख लीजिए, पहला जो है यह यानी प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में क्या है, यह कर जिस व्यक्ति पे लगता है उसे ही चुकाना पड़ता है, यानी वही व्यक्ति इसको चुकाएगा, दूसरा कोई नहीं चुका सकता है। ठीक है। अप्रत्यक्ष कर में है कि क्या वह चाहे तो खुद या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से उसको चुकवा सकता है। दूसरा क्या है, प्रत्यक्ष कर को टाला नहीं जा सकता, इसको आप टाल नहीं सकते। ठीक है, यानी दूसरे पे नहीं चुक सकते। आप इसको क्या कर सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा चुकवा सकते हैं, यानी इसको टाला जा सकता है। तीसरा क्या है, यदि आपके आय में वृद्धि होता है तो आय में वृद्धि के साथ साथ कर में भी वृद्धि होगा। लेकिन इसमें क्या है, आय में वृद्धि के साथ कर में कोई वृद्धि नहीं होता है। साथ ही साथ आओ इसका एग्जांपल ले लो, आयकर और क्या है, संपत्ति कर। ये दोनों क्या है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। इसमें क्या है, सीमा शुल्क या निगम शुल्क, यह किसकी है, अप्रत्यक्ष कर के अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। तो आज का जो वीडियो है उसमें दो प्रश्न आपको बताए गए हैं सब्जेक्टिव। आप इस वीडियो को देखें और देखने के बाद यह वीडियो आपको कैसा लगे आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा, कमेंट करेंगे, तो आपके लिए निश्चित ही हम अगला वीडियो भी बनाएंगे, जो आपका डिमांड होगा वैसा वीडियो बनाएंगे, निश्चित ही बनाएंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए A1 स्टडी सेंटर के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपको आपके मित्रों को भी इसका लाभ मिले। जय हिंद।